पास में क्या नया है? आज हम रिवीजन करने वाले हैं बेटा अपने पास में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, बाकी ज्वाइन करते रहेंगे, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लो भैया लो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ना क्या है, मतलब क्या रिवीजन करना है, जो कि आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। आई कैन से दिस वर्ड कि एग्जाम के अंदर आपको अगर पार्टनरशिप में क्वेश्चन मिलेंगे तो इनसे बाहर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आओ दिखाता हूँ क्या क्या पार्ट है। हाँ, वेलकम बेटा, हेलो 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 सबको हेलो, आ जाओ आ जाओ। तो बात करते हैं बेटा, याद रखना पहला टॉपिक है हम पढ़ने, आज हम रिवाइज करने वाले हैं लीगल स्टेटस ऑफ माइनर। एक माइनर का लीगल स्टेटस क्या होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में। नॉर्मली आप लोगों ने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था और रिवाइज करवाया था मैंने, उस टाइम पे जान तो लिया था कि एक माइनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो सकता है बेनिफिशियरी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे हुए। जो कहां लिखे हुए हैं? जो लिखे हुए हैं किसके अंदर? आपके पार्टनरशिप एक्ट में। गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम बेटा, सोदा यस बेटा। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। आई कैन से दिस, प्लीज पहले सुन लो, इन टॉपिक के नाम अगर नहीं लिखे लिख लो। गाइस याद रखना, आपके पास सेक्शन 1 टू सेक्शन 35, सेक्शन 31 टू सेक्शन 35 जो कि है एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ, ये 5 प्रोविजन में से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा है भाई, मिलेगा। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन ले लूंगा जैसी आपकी आज्ञा है ना। हाँ, हुक्म है बच्चों का। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है बेटा डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। एग्जामिनर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज, एग्जामिनर पहले बच्चे क्या करते हैं, डिसएडवांटेज करके चले गए, लेकिन क्वेश्चन आ गया बेटा कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पढ़ना टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्या होती है एक्सेप्शन वाला पार्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, और एक टॉपिक और लिख रहा हूं इसके अंदर में, जो कि उम्मीद नहीं थी बट पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एक्चुअली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो बिजनेस पार्टनरशिप के अंडर में आएगा नहीं आएगा, ये वाला पार्ट इसमें आता है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर पे बहुत बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए बात कर लेते हैं। लेकिन मेनली अप टू टुडे पार्टनरशिप तक टॉपिक बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट कर सकता हूं मैं? चले, आइए तो गाइस रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं अपने पार्टनरशिप एक्ट का। इस पार्ट को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक पार्ट आज कराऊंगा, एक पार्ट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में हमारे पास में पूरा पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज हो जाएगा हमारा। चले आओ बात करते हैं। लीजिए भैया लीजिए, स्टार्ट करते हैं। लो, ये तो तुम्हें पता है, तुम्हारी फोटो तुम्हारी यहाँ पे लगवानी, चेंज करनी, रिप्लेस करनी। आगे आ जाओ, लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब सुनना चालू, मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, फोकस करते हैं काम के ऊपर। ठीक है, सुनना ध्यान से। पहला पार्ट गाइस, इंडियन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग मैं अभी जो स्टार्ट करूंगा एकदम इंट्रो वाला पार्ट रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, मूव करूंगा, थोड़ा स्पीड अप में करूंगा, सुनते रहना ध्यान से बात को। ठीक है, ओके यस। पहला वर्ड, पार्टनरशिप एक्ट कब बना भैया, कब बना और कब एनफोर्समेंट में? आप ये बात तो जानते हो कि पार्टनरशिप एक्ट के सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करते थे। तो एग्जामिनर कैन फ्रेम एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन दिस, वो पूछ सकता है आपसे कि बताओ भैया कौन से चैप्टर का हिस्सा था। चैप्टर में 11 का पार्ट था पहले। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 11 डील करता रहा ऑल द प्रोविजन रिगार्डिंग विद पार्टनरशिप, रिमेंबर? हाँ जी, सब ब्राइटनेस इशू है, बताओ हाथ धो के ले भैया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, नाउ विजिबल, चेक करो बताओ। अब ठीक है, ब्राइटनेस ब्राइटनेस ब्राइटनेस, विवेक पार जतिन, अब ठीक है बेटा, ओके ओके, चले आओ बात कर लेते हैं। तो याद रखना पहला पार्ट था कि भैया कौन से पार्ट का हिस्सा बन। दूसरा बनता है ये एनफोर्समेंट में कब आया, दैट मींस जनरल पब्लिक पर किस दिन एप्लीकेबल हुआ। बोल मेरे लाल, कब हुआ? क्या लिख के आओगे? जनरल पब्लिक पर किस दिन एप्लीकेबल हुआ। और ये वर्ड पहले भी सिखा चुका हूं कि केम इनटू फोर्स कहो, इसे कहते हैं एनफोर्समेंट और इसी को कहते हैं एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल कहूं, एनफोर्समेंट कहूं, इसका मतलब सेम रहेगा। ओके, आगे कहते हैं भैया पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। याद रखना, एक्सटेंडेड वर्जन है लॉ ऑफ एजेंसी का। सर कहने का मतलब क्या है? इसीलिए तो जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो तो वहां पर आप पार्टनर्स को क्या बोलते हो कि पार्टनर एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंट के रूप में काम करते हैं, होता है ना, वो इसी का वर्ड निकल के आता है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आता हूं। अभी पार्ट रिवाइज कराऊंगा, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन मैं अगर बताना चाहूं बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको इस एक्ट में समझना जरूरी है, बताओ इतने बच्चे देख रहे हैं सर, लाइक नहीं कर रहे, बता हद हो गई, लाइक तो करना बनता है। सुनो भाई ध्यान, तुम्हारा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, लाइक को पता हो ना तुमको। बात सुना बड़े काम की, अब ध्यान सुनना। पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन, पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन एक्चुअली इस पूरे एक्ट का बेस है। इसे जल्दबाजी में मत पढ़ना। अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन समझ रखा है तो तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे दो टॉपिक एकदम तैयार हो जाएंगे। पहला वर्ड, हाँ जी, हाँ पाप लगेगा जो लाइक नहीं करेगा, हाँ बेटा लगेगा पाप, माता रानी पाप देगी, आओ सुनो ध्यान से। पहला वर्ड, अब सुनना पार्टनरशिप को पढ़ने का तरीका। तो क्या लिखवाया था क्लास में, याद करो पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पढ़ा था हम लोगों ने, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप। याद है वर्ड, देखो हाईलाइट करता हूं, सुनना याद। अगर ये मीनिंग ढंग से समझ लिया ना, मैं गारंटी देता हूं मैं पूरा पार्ट ढंग से रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहला वर्ड क्या आया, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड। देखो तीन वर्ड निकल के आए, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन और अग्रीड। ये तीन वर्ड चेक करो, ये तीन वर्ड ही आपके पास में हिस्सा बनते हैं, पार्ट बनते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के आंसर का। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, कौन सा, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का। रिमेंबर, हु हैव अग्रीड मतलब जिन्होंने अग्रीमेंट किया है, जिन्होंने अग्रीमेंट किया किस चीज को लेके, सर टू कैरी ऑन ए बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट कैरी ऑन ए बिजनेस बाय एनी ऑफ देम, और एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। तो याद करो मैं लाल, देखा दिखाता हूं, याद करो जब हम लोगों ने इनिशियल स्टार्ट किया था तो यहीं से इसकी मेन पार्ट को फोकस किया था। अगर आपने पार्टनरशिप के मीनिंग को समझ रखा है ना ढंग से, सर हमें आता आगे बढ़ो, नहीं बेटा पहले सुन लो ध्यान से। इसी के ऊपर डिसोल्यूशन का टॉपिक डिपेंडेंट है, बाकी पार्ट भी डिपेंडेंट है इसके ऊपर। वेरी गुड। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, क्या था, पार्टनरशिप क्या है बेटा, शॉर्ट में वर्ड रिलेशनशिप, एक संबंध है किस बात का, सर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का, टू और मोर पर्सन। कौन से लोग, क्वेश्चन पूछते रहो, कौन से लोग, जिन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया हुआ है। किस बात का अग्रीमेंट किया हुआ है, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, कि वो पी एंड एल शेयर करेंगे। किसका शेयर करेंगे, ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस, ऑफ बिजनेस। किसका बिजनेस, जो कि चलाया जाएगा, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, अब चेक करो क्या यही पांच वर्ड आपके पास में आपकी कंप्लीट पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं, एक्ट को डिफाइन करते हैं। आंसर इज यस यस यस। समझ में क्या बोल रहा हूं। तो बात करते हैं, पार्टनरशिप का मीनिंग पता है, अब चेक करो। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, प्लीज फोकस सामने, अगर मैं कहूं टू और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और म्यूचुअल एजेंसी, क्या ये तीन चार, ये चार, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, जवाब दो बेटा। अगर इन चारों पॉइंट्स को मिलाऊं तो क्या यही आंसर बनता है आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का, बोलो यस और नो, जवाब दो। जब आप ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हो कि एक्चुअली कोई बिजनेस पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं कहलाएगा, तो क्या वहां पर यही आंसर होता है नहीं होता, टेल मी टेल मी टेल मी, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। तो कहा था ना मैंने कि बेसिकली आपकी डेफिनेशन में आंसर छिपा हुआ भाई साहब। दिखाता हूं, लेट मी और शो यू, दिखाता हूं। अगर मैं इसको आगे मूव करता हूं और दिखाता हूं कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप वाला टॉपिक, तो यू विल गेट योर आंसर ऑटोमेटिकली कि हाँ अच्छा, इसलिए ये टॉपिक रहा हमारे पास में, नाम है बेटा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी बिजनेस को कब पार्टनरशिप कहा जाएगा। रिमेंबर, हाँ आइला जादू हो गया, जादू कौशल का सुनो, किसी बिजनेस को कब पार्टनरशिप ट्रीट किया जाएगा, इसको लेके बात बोली गई है। रिमेंबर, तो वर्ड है दिखाता हूं, जो वर्ड आपने देखा, पहला चेक क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ बेटा हमारे पास में, सर नंबर वन, कि आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए, बोलो हाँ है ना, अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, नंबर वन। नंबर टू, सर प्रॉफिट शेयरिंग की बात होगी, बोलो हाँ है ना, यही तो देख रहे हो, देखो ना, टू और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड म्यूचुअल एजेंसी। और याद रखो हमने इस पार्ट में पढ़ा था हमारे पास में कि बेटे प्रॉफिट शेयरिंग आपके पास में प्राइमा फेसी एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस, दैट मींस कॉल प्राइमरी रिक्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को अगर पार्टनरशिप के रूप में पूछा गया है तो याद रखना पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग इज जस्ट ओनली द प्राइमरी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, कंक्लूसिव नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा,
प्राइमरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंक्लूसिव एविडेंस फुलफिल ना हो तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो किसी बिजनेस को पार्टनरशिप या फर्म कहा जाए, वो तभी कहा जाएगा तो उसमें सारे फीचर होंगे। कौन सा? प्रॉफिट शेयरिंग वाला भी, और दूसरा कौन सा हमारे पास? कंक्लूसिव म्यूचुअल एजेंसी वाला पार्ट भी। तो थर्ड क्या था, देखो ध्यान से, ये रहा थर्ड वाला पार्ट कि म्यूचुअल एजेंसी वाला पार्ट। तो चेक करो बेटा, ये जो टॉपिक हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, एक्चुअली ये आपके इसी मीनिंग से निकल के आया है। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बात को। तो मीनिंग क्लियर हो गया, समझ में आया? डन है गाइस? आगे बढ़ूं? आओ दिखाता हूं। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ये पूरा पार्ट बताऊंगा आपको मैं। अब वापस आ रहा हूं ऊपर, ठीक है, ध्यान से। अब आया हमारे पास मीनिंग, तो क्लियर हो गया सर, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप तो हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लीजिए गाइस अगला पार्ट पे आता हूं। नेक्स्ट पार्ट इज कि बताओ भैया पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है, और प्लीज जो बोल रहा हूं सुनते रहना ध्यान से। पार्टनरशिप को मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया गया, तीन याद रखना, रिमेंबर। पार्टनरशिप को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सुनते रहना। पहला कौन सा है? नंबर वन, पहला हमारे पास में है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या? विल मतलब होती है इच्छा। विल मतलब क्या होती है? इच्छा। तो इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा का मतलब क्या होता है? रिमेंबर, ऐसी पार्टनरशिप जहां पर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता, ऐसी पार्टनरशिप। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार है ना? अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जवाब देना मुझे। ऐसी पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो टाइम पीरियड फिक्स, जहां पे कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता कि पार्टनरशिप 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। दूसरी बात, ऐसी पार्टनरशिप बताओ डिसॉल्व कब होती है? नाउ प्लीज, इसमें दो ही बातें याद रखनी है आपको खाली, होती क्या है और इस पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कब होता है। टेल मी, बताओ, जवाब दो मुझे। गुड नून नंदिनी बेटा, बताओ मुझे। टेल मी, इस तरह की पार्टनरशिप कब डिसोल्यूशन में होती है, डिसॉल्व होती है? वेरी गुड मोहित, कौशल, लाजवाब, तुम तो लाजवाब हो। बढ़िया बेटे, बढ़िया, मौज कर दी भाई साहब, गजब। क्या आंसर है? बताओ 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 बताओ। सर, by giving a writing written notice to all the existing partners। अगर ये कोई भी एक पार्टनर, हाँ इच्छा मतलब खालिद क्या बोलेगा? इच्छा लिख के आएगा, उसमें ऑप्शन टिक करके आएगा? नो, वहां वर्ड मिलेगा आपको। मतलब कौन सा? जहां पर एक पार्टनर गिविंग रिटर्न नोटिस, अगर एक राइटन नोटिस किसी बाकी पार्टनर को दे दे कि वो अपनी इंटेंशन बता दे कि उसे पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करनी है। मतलब एग्जांपल के लिए मान लो तुम और मैं, एग्जांपल, हम सब लोगों ने एक फर्म बना रखी है। सुनना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं तीनों मीनिंग। हम सब लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई और हमने टाइम पीरियड, बिजनेस फिक्स कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी कर ली, अग्रीमेंट भी हो गया, और म्यूचुअल एजेंट भी है। पार्टनरशिप बिजनेस है, हाँ है सर। अब चेक करो कि अगर हम सब लोगों ने डिसाइड नहीं किया कितने टाइम के लिए बिजनेस करेंगे, मतलब हमारे पास ये मेंशन नहीं है कि 5 साल में करेंगे सर, नहीं, हम चलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं। अब बताओ इस तरह की पार्टी क्या बोलोगे? वेयर देयर इज नो टाइम पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स। तो आंसर इज, इसे बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल, नंबर वन। नंबर टू, इस फर्म का डिसोल्यूशन कब होगा? सोचो एग्जांपल के लिए, मान लो किसी मेरा मूड चेंज हो गया, मैं बोला नहीं भैया नहीं, ये ढंग से काम नहीं करते, मुझे इनके साथ में काम ही नहीं करना। तो अगर जिस दिन एक पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर को रिटर्न नोटिस लाके दे दे कोर्ट से मिलता है कि भैया हो हमें बंद करवानी है फर्म, तो नाउ प्लीज टेल मी, सुनना ध्यान से, कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर को अगर रिटर्न नोटिस देता है अपनी इंटेंशन का, किस बात का? द इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, कि वो उस फर्म को बंद करना चाहता है, तो याद रखना बेटा, वो फर्म डिसॉल्व होगी, वो फर्म डिसॉल्व होगी। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये था हमारा पहला पार्ट, बोलो क्लियर हो गया? डन। आगे आता हूं दूसरे पार्ट, अभी रिवीजन करा रहा हूँ, क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया है पार्ट पूरा, ठीक है? ओके, आगे आता हूँ। नंबर टू, मुझे बताओ ऐसी पार्टनरशिप, आइए भैया, लो भैया, विनीत सर, विनीत सर, विनीत सर, विनीत सर, वेलकम वेलकम वेलकम, लो सर। आज ना दर्शन नहीं दी तो मैं आपसे बात करने आ गया। आपने ओहो, आज नाराज कैसे हो गए थे आप मुझसे? सर मैं नाराज कहाँ हूँ आपसे? कहाँ कहाँ नाराज हूँ? क्या हाल है दोस्तों आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। ये बताओ पहले तो तैयारी कुछ ज्यादा मतलब जबरदस्त चल रही है। अच्छा सर, अपने सेशन कब तक होने वाले हैं मेरे को ये बताओ। एग्जाम तक सर। मतलब गुड न्यूज जो है आपने पहले दे दी क्या बच्चों को? कौन सी वाली? ये वाली। हाँ, भाई जैसे सीधी सी बात है, हमारा जो शेड्यूल था मेरे ख्याल से 25 तारीख तक का था ना, 25 जून तक। 25 जून तक का था। तो ये गुड न्यूज है, सर पढ़ा रहे थे, आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग में पढ़ रहे थे, हमने सोचा साथ में आप लोग गुड न्यूज दे दें। आप सभी बच्चों के लिए, सीएम इंटर के लिए गुड न्यूज हमारी प्यारी सी छोटी सी ये है कि हमने आप लोगों के लाइव सेशन प्लान करे थे 25 जून तक ना, 25 जून तक करे थे। कब तक? अब एग्जाम तक, अब एग्जाम एग्जाम तक तक चलेंगे। आपके सारे के सारे सेशन चलेंगे और रिस्पेक्टिव टॉपिक जितने भी होंगे आप सब लोगों कवर को शेयर टाइमली बेसिस पर करते रहेंगे। लेकिन बशर्त ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई करें नहीं पढ़ेंगे करेंगे, सर, पढ़ेंगे नहीं ये भी पढ़ेंगे,
बीच बीच में ड्रामा कर देते तो हम हैं। भी ड्रामे करने शुरू कर दें। ठीक है सर, डन। अगर ओके, ये ड्रामेबाज तो हम भी ड्रामेबाज हैं सर। डेफिनेटली। तो बच्चों देखो, पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी सीओसी टीम, सर हैं, हम हैं, संतोष सर की छत्र छाया में आप लोगों के सेशन एग्जाम तक खींचने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो एफर्ट है ना, ये बिल्कुल इसी ये तो तरीके चाहिए का, सर, ये तो हाँ, चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके का आप बना के रखिएगा। और यस, ऑब्वियसली एग्जाम तक आपके, ये समझ सर लीजिए, डीटी पढ़ा दो अभी। अभी 3:30 बजे आने वाले ना, 3:30 बजे आने वाले जतिन। बस ये लॉ बाबा से आप थोड़ा सा, क्या नाम है, लॉ पढ़िए। क्या टॉपिक चल रहा है सर? मैं ही सर पढ़ूंगा किसी ने आपसे, लॉ में अरे बड़ा लॉ सर, कमजोर है। ओके दोस्तों, मेरे टेक्स्ट पढ़ा दो। ठीक है सर, ठीक है। लीजिए सर, कैरी ऑन करिए। गाइस 3:30 बजे, 3:30 बजे सेशन है आपका, 3:30 बजे सेशन है। तो 3:30 पे आपका सेशन सर डीटी होगा, आईडीटी वाला पार्ट, डीटी वाला पार्ट रहेगा गाइस। तो अवेलेबल रहना वहां पे प्रॉपर लाइव में। ओके, यस, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, चलें। हाँ लो बाबा शिवम, वो बेटा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अभी पढ़ लेना ना, क्यों वेट कर रहा है, बता कैसी बातें कर रहा है तू। हाँ विवेक, वो आपको जो सेकंड पार्ट है अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट वीक के अंदर ट्यूसडे अराउंड मिल जाएगा आपको, डीटी वाला पार्ट है ना, मैराथन का। ठीक है, और थर्सडे को मेरा लो मैराथन मिल जाएगा आपको। हाँ मेरा मिल जाएगा, यस। ओके चले, आओ बात कर। खालिद बेटा, वो सेशन हो रहे हैं अभी, देख कॉमन पार्ट चल रहा है हमारे पास में। ठीक है, और वहां वनडे रिवीजन लूंगा, टेंशन क्यों ले रहा तू, है ना। क्यों टेंशन, टेंशन नहीं लेने का भाई साहब। चलो आगे बात करते हैं। अब बताओ मुझे अगला प्रश्न बेटा, जवाब दो। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर टाइम पीरियड फिक्स था, सोचो एग्जांपल के लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई बनाई और हमने जिस दिन पार्टनरशिप फॉर्म बनाए उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अगले 10 साल तक हम बिजनेस चलाएंगे। नाउ प्लीज टेल मी, ऐसी पार्टनरशिप को कहते हैं बेटा स्पेसिफिक पार्टनरशिप। बोलो क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पे आता हूं। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या आप लोगों ने अक्सर देखा है रोड कंस्ट्रक्शन, डैम, ब्रिज बनते हैं, रिमेंबर। तो मान लो एग्जांपल, एक ऐसा एडवेंचर, ऐसा टास्क को काम को पूरा करने के लिए अगर पार्टनरशिप बनाई जाए, एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, रिमेंबर। तो बताओ, जैसे ही बताओ वो पार्टनरशिप किस दिन डिसॉल्व होगी, मेरा क्वेश्चन ये है, जवाब दो। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम बेटा। जवाब दो मुझे, एक ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एडवेंचर के लिए, टास्क के लिए बनाई जाती है, वो पार्टनरशिप किस दिन, हाँ जॉइंट वेंचर बेटा, एग्जैक्टली जतिन, इज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, यस। हाँ बताओ कब होती है, टेल मी टेल मी टेल मी, बताओ बताओ। वेरी गुड, जिस दिन पर्पस पूरा हुआ फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, भूलना मत, याद करो अभी अभी जो तुम पार्टनरशिप की टाइप पढ़ रहे हो, इनके डिसोल्यूशन का पूरा तरीका, पूरा चिट्ठा आपको मिलता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म वाले पार्ट में। याद है या नहीं, भूल गए। हाँ सर हमें याद है यार, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो गाइस 3 टाइप की पार्टनरशिप होती है, ये है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वाला पार्ट। बोलो क्लियर हो गया, आगे आओ। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। अब बेसिकली बहुत बार अभी इसको बाद में पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ पार्टनरशिप को, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपका स्टोपल वाला पार्ट। लो मैं बात कर लेता हूं थर्ड पार्ट के बारे में। टॉपिक है बेटा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हालांकि आइडिया मिल चुका होगा, अब थोड़ी क्लैरिटी और दे देता हूं ताकि माइंड में बैठ जाए आपके पास में। ये क्वेश्चन, इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, सिर्फ टारगेट रिवीजन ऐसे करने का नहीं है। टारगेट ये रखो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उनका आंसर कैसे पहचानोगे। तो सीख लो, अभी सिखाता हूं। गाइस, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, पहला वर्ड तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में किसी होटल बिजनेस की बात कर रहा होगा, किसी घर की बात कर रहा, रेस्टोरेंट की बात कर रहा होगा, जिसको बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे लोग। रिमेंबर, वहां पे आपको 2 या 2 से ज्यादा लोग दिखेंगे, तो बोलेगा पार्टनर है पार्टनर, नो 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 नो, यू हैव टू चेक 3 थिंग्स। कम से कम 3 चीजें आपको वहां पे चेक करनी है। पहला है अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग, तीसरा है म्यूचुअल एजेंसी। इन तीनों में से अगर आपको, खास कर याद रखना, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं मिला या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिला, ऑलवेज रिमेंबर दैट बिजनेस विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बोलो क्लियर रहेगी ये बात, समझ में आया। हाँ जी बेटा, ये 3 चीजों का होना जरूरी है, एग्जैक्टली बेटा, समझ में आया। तो वही टॉपिक हमारे पास किसका है बेटा, द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट मींस कॉल। भैया सिंपल सी बात, बताओ एक बिजनेस पार्टनरशिप कब कहलाएगा। तो याद रखना, कोई बिजनेस, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई एसोसिएशन है, क्या वो एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू चेक 3 थिंग्स, बोलना मत, याद करो। कौन सा, अग्रीमेंट, बोलो अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, पहला। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, नंबर तीसरा
म्यूचुअल एजेंसी। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे कि बताओ भैया कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, तो आंसर कंक्लूसिव मतलब कि कौन सी चीज थप्पड़ लगाएगी पार्टनरशिप है नहीं, आंसर इज म्यूचुअल एजेंसी। जिस क्वेश्चन में दिखे ना कि सारे के सारे लोग एक दूसरे के लिए लायबल हैं, एक दूसरे के बिहाफ पर काम करते हैं, दूसरा लायबल है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। नंबर वन। नंबर टू इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ये मिलना जरूरी है, ध्यान रखना, और अग्रीमेंट तो फर्स्ट हमारे पास था ही, बोलो क्लियर हो गया। तो यही तीन पार्ट से मिलकर बनता है कौन सा हमारा बेटा, आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप वाला पार्ट। बोलो याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। बताओ बताओ, क्या इसको और डीप में समझाऊं, ये इतना काफी है, बताओ, टेल मी। बजा रखना इनका प्राइमरी फेस एविडेंस मतलब होता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, प्राइमरी रिक्वायरमेंट। इवन आपके आंसर में भी आप यही लिखोगे कि भैया किसी क्वेश्चन में मान लो आपको लगा कि प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं की, तो आप उसे लिखोगे ड्यू टू द लैक ऑफ प्राइमरी प्राइमा फेसी एविडेंस। बोलो क्लियर है, हाँ मां थप्पा लग जाएगा, वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द कंक्लूसिव एविडेंस व्हिच वी कैन से दिस, सर कौन सा पार्ट है, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। एजेंट एजेंट का मतलब क्या सीखते हो, व्हाट इज एजेंट मतलब, हाँ हाँ बेटा कोर प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा, कार्डिनल मतलब, हाँ सुनो ध्यान से, हाँ अब सुन ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, मोहित सुनो बेटा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। तीसरा पार्ट आया हमारे पास में, कौन सा वर्ड है, म्यूचुअल एजेंसी। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब है बेटा किसी के बिहाफ पर काम करने वाला पर्सन। अगर मैं मान लो मैं कहता हूं मैं तुम्हारे बिहाफ पर काम कर रहा हूं, मतलब मैं कौन हूं तुम्हारा, एजेंट कहलाऊंगा। मैं कौन हूं तुम्हारा, एजेंट कहलाऊंगा। तो म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। और कौन सा बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसी का नाम है बेटा द कंक्लूसिव एविडेंस। क्या बोलते हैं, कंक्लूसिव या कोर एविडेंस। कोर बोल सकते हो, मतलब किसी बिजनेस को पार्टनरशिप तब तक नहीं कहोगे जब तक वहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं मिल जाती। बोलो क्लियर रहेगा, डन, मोहित क्लियर हुआ बेटा, कोर बोलते हैं बेटा, यस कोर, ठीक है, ओके चले आगे बढ़े, हाँ जी चले आगे बढ़े, डन 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 डन, ओके। तो ये पार्ट था गाइस। अब आया नेक्स्ट टॉपिक का नंबर, डीड का पार्ट अभी नहीं बताऊंगा, इसका पार्ट हमारे इसे अब्सेंस ऑफ डीड पढ़नी है खाली हमें, इसको पार्ट को आते हैं पहले, चलो जो एग्जामिनेशन पॉइंट से आओ, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के ऊपर आपके पास में से दो ही क्वेश्चन बनते हैं बेसिक, समझना ध्यान से कौन से। यहां पर आपसे डीड के एलिमेंट नहीं पूछता, लॉ के अंदर पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स पूछे नहीं जाते, लेकिन दो बातें पूछी जाती है जो मैं पूछूंगा आपसे। रिमेंबर कि एक्चुअली पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रिमेंबर, तो मान लो एग्जांपल के लिए कुछ पार्टनर थे और किसी पार्टनर ने, फर्म के किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई प्रॉफिट गेन किया, टेल मी बताओ, जवाब देना मुझे। फर्म के किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके अगर कोई प्रॉफिट गेन किया, कोई बेनिफिट गेन किया, नाउ प्लीज टेल मी, हाँ जी समीरन, हाय विनीत सर, विनीत सर बेटा अभी भी आए गए, अभी 3:30 बजे मिलेंगे तुमको विनीत सर, यस हाँ टैक्स से बाबा, हाँ टैक्स के गुरु हैं वो, यस टैक्स गुरु, आपको मिलेंगे 3:30 पे बेटा, सेशन उनका, ठीक है, हाँ स्टे देयर, ओके। अब सुनो, रिप्लाई करो मुझे, बताओ जवाब दो बेटा, बताओ 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 बताओ। अगर 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 किसी पार्टनर ने ऐसा कोई प्रॉफिट गेन किया तो क्या वो पैसा अपने पास रख सकता है, जवाब दो जवाब दो। आराध्य करे, आराध्य ऐसे कान को ऐसे खोल के बोल, ऐसे सुन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म के नाम को यूज करके अगर कोई सेपरेट या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया तो क्या वो अपने पास रख पाएगा या उसे वापस देना पड़ेगा। थैंक यू सर एंड द एंटायर सीओसी फैमिली फॉर दिस मैसिव सरप्राइज, थैंक यू समीरन। वी नो दैट बेटा, वी हैव टू डू दिस, यस वेरी गुड। प्रभांशु ऐसे लिखने नहीं होता, डिस्प्यूट की बात नहीं है, याद रखना। अगर ऐसा होता है तो वो प्रॉफिट का पार्ट उसे फर्म को वापस देना होता है बेटा। बोलो क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया, डन है गाइस। आओ अभी मैं बात कर रहा हूं इस टॉपिक की, तो लीजिए गाइस जो टॉपिक मुझे बताना है वो ये वाला पार्ट है गाइस। अब सुन लो बड़े काम की बात गाइस, दिस वन इज, लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। क्या है पार्ट, समझ लो ध्यान से, बता चुका हूं पहले आपको, देखो ध्यान से। अभी हम जो बात करने वाले हैं, मैंने कहा था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है लीगल स्टेटस ऑफ माइनर। एक माइनर का एक फॉर्म में क्या लीगल स्टेटस होता है हमारे पास में, हाँ हाँ। मिताली डिस्ट्रीब्यूशन की बात पूछता ही नहीं बेटा, वो तो बात का पार्ट होता है, हाँ वो होता है, कॉमन पार्ट होता है कि नहीं लिखा शेयरिंग तो क्या बोलना होता है। मिताली यहाँ पे वो वर्ड नहीं था, यहाँ पे मैंने अलग क्वेश्चन पूछा बेटा, क्वेश्चन का मिक्स नहीं करने का ना। मैंने पूछा था सीक्रेट प्रॉफिट कमाया तो क्या, तो यू हैव टू रिटर्न दैट पार्ट, रिमेंबर, ये बोला था मैंने, ओके चलो।
जो आपने बोला वो पार्ट था कि जहां पर शे प्रॉफिट जहां पर रेशियो डिसाइड ना हो, वहां क्या होता है, वहां इक्वल लेते हैं। ओके चलो, आइए गाइस, मैं चाहूंगा आप लोग चार्ट बनाएं। अब तो क्लास में तो मैंने पैराग्राफ फॉर्म में प्रॉपर डिटेल में लिखवाया था, एग्जांपल भी दिखाया था, क्वेश्चन भी कराए थे। अभी बात करता हूं दूसरे पार्ट की। तो मैं नो प्रॉब्लम का नाम लिख रहा हूं, लीगल स्टेटस। मेरे साथ साथ चार्ट बनाओ। लीगल स्टेटस ऑफ माइनर। एक माइनर का लीगल स्टेटस क्या होगा एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, माइनर होता कौन है, बताओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करते समय, जिन बच्चों ने पता नहीं है बता देता हूं बेटा, इसी चैनल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिटेल्ड रिवीजन ले चुका हूं। रिमेंबर, सेवियर्स में डिटेल रिवीजन हो चुका है, वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां जाके देख लेना। रिमेंबर, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, जवाब देना मुझे। हु इज टर्म्ड एज माइनर? किसे कहोगे तुम बच्चा? बताओ। आराध्या, मैंने पूछा ही नहीं एग्रीमेंट, वाइड माइनर कौन होता है? याद कर, हाँ हमें याद है, हाँ हमें याद। कौन था सर माइनर? बोले तो 18 साल से नीचे वाला और 21 साल से नीचे वाला, याद है बात? तो एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, दो एक्ट है ना, एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years is termed as minor. Number two is called, as per the Guardian Rights Act 1890, the person below the age of 21 year will be termed as minor. शॉर्ट में याद रखने का क्या था, जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं 18 साल में मेजर बनते हैं। रिमेंबर, ओके। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, मैं रिमेंबर 18 से पहले निकल लिए, तो उस केस में बच्चा 21 साल में मेजर बनता है। याद है बात? तो माइनर का मीनिंग क्लियर है। और हम क्या लेके चलते हैं 18 साल, क्योंकि आप रिकमेंडेड पार्ट क्या है, मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स होते हैं इसलिए बोलते हैं। क्लियर हो गया? आओ तो बात करते हैं माइनर का लीगल स्टेटस। तो बनाओ भैया चार्ट, चार्ट नंबर 1। मेरा पहला प्रश्न, क्या माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वैलिड होता है? बताओ, एज पर द लॉ क्या माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड अब इनिशियो? एक बच्चे ने लिखा भी था, नो 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 नो, वॉइड एब इनिशियो। याद आया? रिवीजन करो, आंसर दो बेटे। रिवीजन करने का मतलब सुनना नहीं है, आंसर देना होता है। वेरी गुड, वॉइड एब इनिशियो, वेरी गुड। तो पॉइंट क्या आया? एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर से कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो क्या होगा बेटे? वो होगा वॉइड एब इनिशियो। अब बात समझना क्या मतलब हुआ इसका। अक्सर बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, वॉइड का डिफरेंस क्या है और वॉइड एब इनिशियो में फर्क क्या होता है? आता है मन में क्वेश्चन। इस बात का रिप्लाई मैंने पहले भी दिया था, है ना? सिट बेटा, मैं हूं ना, कहीं टेंशन ले रहा है। हाँ, मैंने आपके मैसेज भी देख लिया बेटा, डोंट वरी, आपको रिवर्ट करता हूँ क्लास के बाद में, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। ओके, सुनो सुनो सुनो। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड में डिफरेंस क्या है? अब बता चुका हूं आपको, अभी सर ने भी आपको अनाउंस किया, विनीत सर ने भी अनाउंस किया, मैंने भी बोल चुका, संतोष सर को पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी इस बारे में। आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, जितना भी सिलेबस है उस पूरे पार्ट को रिवाइज करवाया जाएगा, पूरे पार्ट को। ठीक है? तो इसलिए एग्जाम के लिए डरना छोड़ दो तुम लोग, रिवीजन चल ही रहा है तुम्हारा, टेंशन मत लो। ठीक है बेटा? ओके, सुनो ध्यान से बात को, पॉइंट पे आता हूं। तो पहला आया, वॉइड क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो क्या होता है, बताया जाता है। बेटा याद रखना, लॉ में जिन चीजों को, लॉ ने जिन चीजों को, जिन लोगों को पहले से इन अग्रीमेंट को पहले से ही लिख दिया कि भैया ये फ्यूचर में लॉ इसे परमिशन नहीं देगा। वॉइड मतलब होता है विच इज नॉट परमिटेबल बाय लॉ, विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब परमिटेबल बाय लॉ, एप्लीकेबल बाय लॉ बोलते हैं इसको। तो लॉ में जिन चीजों को पहले ही लिख दिया गया है कि एप्लीकेबल नहीं करेंगे, उन्हें बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन बाद में जिन्हें कंक्लूड किया, मतलब नया केस गया और लोग बोला अरे ये तो नया केस आ गया, इसको अलाउ नहीं करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज वॉइड, उसे वॉइड कहते हैं। तो वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में मेजर डिफरेंस यही होता है, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ओके, आगे आते हैं, चलो नेक्स्ट पे आता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका मेजर डिफरेंस यही होता है हमारे पास बेटा। ओके, क्लियर रहेगा? तो अग्रीमेंट माइनर क्या होगा, वॉइड अब इनिशियो होता है। अगला बताओ मुझे, लेकिन मुझे बताओ, क्या किसी माइनर को किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है, हाँ या ना? बताओ, क्या एक माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है? जवाब दो। वेरी गुड सुबस्ता, वेरी वेरी गुड, बोलो बोलो। हाँ मी अर्गा, अर्गा बेटा, एट दी एंड मीनिंग तो सेम ही बना ना, कि लोन एनफोर्स नहीं किया। समझ में आया? यस, इसीलिए हम वर्ड अब इनिशियो के प्लेस पे कर देते, टिक कर देते हैं उसको। यस, हाँ, वेरी गुड, यस सर। माइनर को एडमिट किया जा सकता है फर्म में, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर, ओनली एज ए बेनिफिशियरी। बोलो, याद है ये बात? मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा, रिप्लाई करते रहो।
गारंटी है, इससे बेटर रिवीजन नहीं होगा तुम्हारा, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन रिप्लाई करते रहे, तुम्हारा पूरा कंटेंट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिक बेटा। वेरी गुड। बेनिफिशियरी 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 बेनिफिशियरी। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अब भी होगा मन में कि बेनिफिशियरी क्या पार्टनर कहलाता है क्या? टेल मी। क्या एक माइनर एक फर्म में पार्टनर होता है, या बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी तो वर्ड हो गया, क्या बेनिफिशियरी को पार्टनर बोलोगे तुम लोग? सोचो, लगाओ दिमाग। नो 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 नो, क्योंकि याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने वाला पर्सन था पार्टनर। रिमेंबर, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने वाले को हम यहाँ पर सब पार्टनर बोलते हैं, लेकिन उसका राइट नहीं होता हमारे पास, है ना? नाइस। वही प्रॉफिट शेयर बेनिफिशियरी बोलते हैं उसको। क्लियर है? अच्छा अगला प्रश्न, ये तो होगी सिंपल बात। अगली बात बताओ, अगला पार्ट, क्या माइनर फर्म के अंदर फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, उन्हें चेक करना, इंस्पेक्ट करना या कॉपी करने का राइट रखता है? बताओ। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर किसी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना या इंस्पेक्ट करना या फिर कॉपी करना, क्या ये ऐसा माइनर कर सकता है, हाँ या ना? जवाब दो, अब आएगा मजा। श्रीवस्ता कह रही है नो, रिया कह रही है यस। टेल मी टेल मी टेल मी। वेरी गुड प्रभांशु। यस यस यस, ही इज हैविंग द राइट। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया। नंबर 2, तो बन गया पार्ट नंबर 2 शॉर्ट में। पार्ट ये मैंने क्लास में जब आपने क्लासेस हैं उनमें मैंने डिटेल में लिखवा रखा है बेटा, ठीक है? अभी रिवीजन पार्ट में शॉर्ट में टिक करवा रहा हूँ, ठीक है? आगे आओ, नेक्स्ट पे बताओ। बस जवाब देते रहो मुझे, जवाब दे दिया समझ लो तुम्हारा रिवीजन पक्के वाला हो गया बेटा। अगला प्रश्न जवाब देना मुझे, अगर एक माइनर और मेजर, अगर एक माइनर और एक मेजर, मतलब एग्जांपल मैं कहता हूं तुम और मैं, है ना? मैं माइनर तुम मेजर, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा ठीक है। मान लो आप माइनर हो और मैं मेजर हूं, तुम किसी पार्टनरशिप फॉर्म में आ तो गए, और तुमने और मैंने मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी के साथ में। क्या बोल रहा हूं, सुनना। मान लो मैंने कहा, याद है बाबू सोना जादू टोना, सुनाया था ना? ये कौन है? यह माइनर, बाबू है माइनर, ठीक है? सोना, सोना कौन है? सोना है बेटा मेजर, सोना मेजर। सोना की एज है 26 साल, बाबू की एज है 16 साल। अब बताओ, बाबू जो पार्टनरशिप फॉर्म में आ चुका है, ये दोनों पार्टनर है, ठीक है? बेनिफिशियरी है, ये पार्टनर है। अब इन दोनों ने मिलकर किसी थर्ड पर्सन के साथ में, किसी थर्ड पर्सन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब लोन ले लिया एग्जांपल के लिए। जवाब दो बेटा, ऐसी सिचुएशन में कल को अगर, कल को अगर माइनर जो था, बाबू था, अगर वो पैसा नहीं देगा, तो क्या वो पैसा, क्या वो पैसा मेजर देगा पूरा का पूरा, या बाबू से भी पैसा लिया जा सकता है? टेल मी, बताओ मुझे, जवाब दो। एंड क्या बोलूंगा इसको, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड, ए जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द माइनर एंड मेजर विल बी, कौन क्या होगा बताओ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस, लाजवाब, अरे वाह वाह बेटा वाह। मतलब इन केस ऑफ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट अग्रीमेंट, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? माइनर का भी और मेजर का भी। तो अगर माइनर डिफॉल्ट कर जाए, तो बेटे याद है ना, एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। माइनर डिफॉल्ट कर जाए तो माइनर पैसा नहीं देगा, कौन देगा? ओनली मेजर विल बी हेल्ड लायबल। मेजर पर्सन ही लायबल होता है, उसी को पेमेंट करना पड़ता है। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है भैया, अभी तो मेन प्रोविजन आना बाकी है, एक और पूछता हूं, टेल मी। उसके बाद दो प्रोविजन मेन है हमारे पास में। अगला बताओ बेटा, क्या माइनर का, क्या माइनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बात क्वेश्चन सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जो माइनर को प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है फर्म से, क्या माइनर की उस प्रॉफिट शेयरिंग के हिस्से को फर्म की लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए यूज किया जा सकता है? सोच के बताना, हाँ या ना? टेल मी, बताओ। क्या माइनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ऑफ माइनर विल बी यूज टूवर्ड्स द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, यस और नो? आईजी प्रोक्स कह रहे हैं नो। और क्या कह रही है? आई गेस, बेटा लो में आई गेस लिखना ही नहीं है, या तो नो या यस। खालिद यस सर, सरिया यस। अब आएगा मजा, नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस। आंसर इज यस गाइस, याद रखना। एक बात बताओ, अगर किसी फर्म में एक माइनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग बनता है, मतलब मैं हूं, मेरा कोई प्रॉफिट शेयरिंग बनता है, बट फर्म में नुकसान हो रहा है भाई साहब, तो बताओ ना, क्या मेरा हिस्सा, मेरा वो प्रॉफिट का हिस्सा फर्म की उस लाइबिलिटी के लिए यूज किया? पर्सनल थोड़ी मांग रहे हैं मुझसे पैसा, वो माइनर से पर्सनल थोड़ी पैसा मांग रहे हैं, पर्सनल लायबल तो नहीं हूं मैं, बट मेरा हिस्सा तो यूज कर पाएंगे। वेरी वेरी गुड, याद रहेगा बेटा, क्लियर रहेगा भर का, वेरी गुड। तो ऑलवेज रिमेंबर, दो बातें याद रखना इसके अंदर,
पर्सनल लायबल नहीं है, मतलब माइनर जो होता है, माइनर पर्सनल लायबल नहीं है, माइनर पर्सनल लायबल नहीं है, नो पर्सनल लाइबिलिटी, नो पर्सनल लाइबिलिटी, अपने घर से पैसा लेके नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ऑलवेज रिमेंबर द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ माइनर, द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ माइनर, माइनर का जो प्रॉफिट में शेयर बनता है, लिख रहा है कैन बी यूज, उसे यूज किया जा सकता है, किसके लिए, फॉर दी एक्ट्स ऑफ द फर्म, एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो दिस, ये जो पार्ट मैंने पूछा ना आपसे, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रिमेंबर। पर बच्चों को लगा अच्छा भैया क्या माइनर है, पैसा मिलेगा ही नहीं, तो नो करके आगे, आंसर इज नो गाइस, याद रखना इस पार्ट को, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ जी, शरीफ था माइनर, हाँ बहुत शरीफ है बेटा, हाँ कौशल जैसा शरीफ बना लायक हो, हाँ कौशल नालायक है। आओ, अब ये इन चार प्रोविजन के अलावा अब जो मैं पूछने वाला हूं, दैट प्रोविजन विल मेक्स इट टोटल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, सुना ध्यान से बात को, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ बेटा, अब उसी की बात कर रहा हूँ बेटा, आजा आजा आजा, आजा उसी के पॉइंट। दो और प्रोविजन जो इस पूरे टॉपिक का आधार है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता हूँ रिप्लाई करना, ठीक है। मेरा अगला प्रोविजन नेक्स्ट पे लिखता हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं माइनर की, हम बात कर रहे हैं माइनर की, तो बेटा रिप्लाई करना दो बातों का। पहली बात सुनना, एक माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, एक माइनर जो माइनॉरिटी के टाइम पर, एक माइनर जो माइनॉरिटी के टाइम पर मतलब 18 साल से छोटा था, तो उसे बेनिफिशियरी के रूप में फॉर्म में लाया गया था, है ना, समझ ध्यान से बात, क्वेश्चन का था, मैं कहां से भी, तू बीच में आएगा नालायक, सुन ध्यान से क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। एक माइनर जो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया गया था, आज, अब वो आज के दिन वो 18 साल की एज गेन कर चुका है, 18 साल की एज गेन कर चुका है, मतलब वो मेजर बन गया है, तो माइनर बन गया मेजर, राजू बन गया जेंटलमैन, बताओ टेल मी, माइनर जो मेजर बन गया, तो क्या मेजोरिटी एज गेन करने के बाद उस उस पर्सन को, उस मेजर को अपना कंफर्मेशन देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, टेल मी, बताओ 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 बताओ। वेरी गुड आराध्या, बहुत बढ़िया बेटा, नाइस, वेरी वेरी गुड, यस। विद इन 6 मंथ्स, यस 6 महीने के अंदर अंदर, सुनने का बोल रहा हूं, एक माइनर जो मेजर बन गया, उसे 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, कौन सी, जैसे अपने पास मेजोरिटी गेन करेगा, 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या देना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा बेटा पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस, याद है कौन सा होता है, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, अनदर इज वन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, है ना, और क्या था ऑफिशियल, हाँ यस, तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, लेकिन किस बात का नोटिस बेटा, नोटिस किस बात का, कि वो पार्टनर बनना चाहता नहीं चाहता, वेदर वेदर ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर और नॉट, ही और शी वांट्स टू बिकम ए पार्टनर और नॉट, ये बात तो प्रोविजन है बेटा, समझ में आया, ये तो प्रोविजन है। बट मेरा अगला प्रश्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पूछूं, पूछूं, ये बात क्लियर हो गई, हाँ दे सकता है बेटा, उसमें भी सिर्फ 2 ऑप्शन है बेटा, ऑफिशियल गैजेट में भी करवा सकता है और इसमें भी कर सकता है, रिमेंबर 2 ऑप्शन होते हैं, और भाई पब्लिकेशन के अंदर, पहला क्लियर हो गया। अब इसी पे पूछ रहा हूं अगला प्रश्न, तैयार हो, हम तैयार है, रिप्लाई करना। गाइस माइनर मेजर बनने के बाद टाइम पीरियड कितना है याद रखना, 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा बताओ, अगर माइनर जो मेजर बन गया, अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेल मी बताओ, मतलब इफ फेल टू प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, इफ फेल टू प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, अगर वो पब्लिक नोटिस देके नहीं बताता, अगर वो पब्लिक नोटिस देके नहीं बताता कि उसे पार्टनर बनना है नहीं बनना, whether he wants to become a partner or not, now please tell me, become a partner or not, तो जवाब दो बेटा, उस केस में क्या होगा। वेरी गुड प्रभांशु, बहुत बढ़िया बेटे,
बरका, जतिन, सिद्ध, दिव्यांश, अरे वाह, मोहित, लाजवाब, आराध्या, गजब बेटे, बढ़िया। सर ऑटोमेटिक पार्टनर मान लिया जाएगा। है ना? वेरी गुड नंदिनी, लाजवाब बेटा। क्या बोला? इफ फेल टू प्रोवाइड द पब्लिक नोटिस, क्या बोलेंगे? सर दैट पर्सन जो माइनर से बन गया था मेजर, अब वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली नहीं है ये, क्या है? क्या बन जाएगा? विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर, विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। और मत दे नोटिस, मत दे नोटिस, तुझे अपने आप पार्टनर मान लिया जाएगा। तो आप कब मान लिया जाएगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, याद रखना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, क्या बोलते हैं? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद भी अगर नोटिस नहीं दिया, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ अगर नोटिस नहीं दिया तो उसे पार्टनर मान लिया जाएगा। बोलो याद है? बट बोलो क्लियर है? अच्छा, एक और पूछूं, इसी पूछता हूं, लास्ट प्रोविजन इसका, फिर खत्म हो जाएगा ये। जवाब दो बेटा। जब कोई पर्सन, कौन सा पर्सन? माइनर। सुनना, जब एक माइनर जो मेजर बन गया, रिमेंबर, और उसको उसने या तो बाय हिज ओन इलेक्शन, या तो खुद की मर्जी से पार्टनर बन गया, या पब्लिक नोटिस ना देने की वजह से पार्टनर बन गया। दोनों केस में, मतलब कैसे? मतलब अब माइनर क्या बन गया? सुनना, माइनर बना मेजर, और अब क्या बन गया? पार्टनर। दोनों केस के अंदर अब क्या बन गया? पार्टनर। समझ रहे हो? प्लीज फोकस, सामने क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, क्वेश्चन पूछने वाला हूं। माइनर जो बन गया मेजर, अब बन गया पार्टनर। पार्टनर बाय ओन इलेक्शन, अपनी मर्जी से, जो उसको चांस दिया जाता है ऊपर, या फिर कैसे? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड 6 मंथ्स। बताओ बेटा, मेरा प्रश्न ये है, क्या ये जो माइनर मेजर बन के पार्टनर बन गया, क्या ये पिछले उसके एडमिशन, जिस दिन उसने फर्म में एडमिट हुआ था, जिस दिन फर्म में आया था, उस दिन से लेके आज तक जितनी भी लॉस, जो लायबिलिटी उसने फर्म के लिए पे नहीं की, क्या वो उसे सारी देनी पड़ेंगी? यस और नो? बताओ बताओ। जितने भी सारे बेनिफिट उसने लिए, जो उसने लायबिलिटी पे नहीं की, क्या इररिस्पेक्टिव वो उसे, बताओ, वेरी गुड, जब से जो इनके देना पड़ेगा, वेरी, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। द वर्ड इज कॉल्ड, लो में क्या बोलते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वेरी वेरी गुड बेटे, लाजवाब बेटे, नाइस, वेरी गुड। फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। क्या होगा? विल बी हेल्ड लायबल, अब उसकी लायबिलिटी बनती है। लायबल कहां से बोलेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है? द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव मींस क्या होता है? रिलेटिंग टू पास्ट, पास्ट से जब से ज्वाइन किया था, क्या होगा? लायबल टुवर्ड्स द फर्म, वो फर्म के लायबल होगा। बोलो बेटा, क्या ये वाला स्पेसिफिक प्रोविजन तुम्हें याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एंड दिस टॉपिक गाइस, द लीगल स्टेटस ऑफ माइनर इन ए फर्म। बोलो क्लियर हुआ? इससे और कुछ नहीं मिलने वाला। डन है गाइस? चले आगे बढ़े, क्या अगले प्रोविजन को रिवाइज किया जाए? बोल दो, जल्दी से बोल दो। डन डन डन, चलो आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की ओर। हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया है, मैं बता चुका हूं, हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे इस पार्ट को, और टाइम होता आज ही खत्म कर देंगे फिर। चलो, फर्स्ट है, अब ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है? आगे आता हूं। अब एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। 5 केस है, 5 केस सुन लो, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जब पूछूंगा क्वेश्चन, तुम रिप्लाई कर देना, बस ध्यान रखना। अगर आपने रिप्लाई किया, समझ जाना, तुम्हारा टॉपिक डेफिनेटली 200% क्लियर हो जाएगा अपने आप से, ठीक है? आओ बात करते हैं। लो भैया, अगला टॉपिक रिवाइज करवाता हूं, अगला पार्ट रिवाइज करवाया जाए। सुनो सुनो सुनो, इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। एक फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, सुनना, मतलब फर्म दोबारा बन रही है, हाँ दोबारा। तो 5 केस है बेटे, देयर आर 5 केसेस, देयर आर 5 केसेस। सुनना, 5 केस कौन कौन से हैं? लाल मेरे सुनना, चार्ट बनाओ, और चार्ट पर सिखा दूंगा, चार्ट बनाओ, चार्ट पर सिखा दूंगा। पहला, फर्स्ट पे आता हूं, नंबर 1, एडमिशन। पहला कौन सा है? एडमिशन। सर एडमिशन, बेटे मैं आपको अकाउंटिंग पार्ट नहीं, वो तो संतोष सर आपको बेटर तरीके से करवा चुके हैं, उन्होंने, उनके कराने के बाद तो कोई चांस बचता ही नहीं अकाउंट वाले पार्ट में। हाँ, एकदम परफेक्ट हो जाता अपने आप से। मेरा प्रश्न दूसरा है,
मैं लीगल पार्ट की बात करने वाला हूं, कुछ नए प्रोविजन जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछता है आपसे। वेरी गुड, 31, 32, 33, 34, 35, वेरी गुड बेटा। आओ, पहला एडमिशन, दूसरा कौन सा है? रिटायरमेंट। दूसरा कौन सा है? रिटायरमेंट। तीसरा कौन सा है? एक्सपल्शन। और एक्सपल्शन पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कौन सा है? इंसॉल्वेंसी। और इंसॉल्वेंसी का मतलब सिखा चुका हूं, आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। एंड लास्ट कौन सा है? डेथ। लास्ट कौन सा है? डेथ। ये पांच केसेस सेक्शन 31, 32, 33, 34। सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35। अब मैं प्रश्न पूछना चालू करूं, चेक करें कितना तैयारी है हमारा। हाँ, बताओ बताओ बताओ। चले चले चले, आ जाओ भैया, बात कर ली जाए। चलो आ जाओ। नाइस बेटा, एग्जैक्टली, आओ। मेरा प्रश्न पहला है एडमिशन के ऊपर। मैं पूछूंगा लीगल प्रोविजन, मैं नहीं पूछ रहा एडमिशन किसको बोलते हैं, ना ना ना। लीगल प्रोविजन जो एग्जाम में पूछता है वो पूछ रहा हूं आपसे। एग्जामिनर पूछता है, सोचो, पहला प्रश्न, अगर किसी पार्टनर को एडमिट किया गया, पार्टनर बोल रहा हूं मैं, माइनर नहीं बोल रहा, एक नया पार्टनर, एडमिशन या बोलते हैं इनकमिंग, इनकमिंग ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को फर्म में लाया जाता है, पहला प्रश्न, और उस केस में जब वो एंट्री करता है, फर्म का पार्टनर हिस्सा बन जाता है। जब याद है बाबू सोना जादू टोना, चार लोग थे, चार लोग पार्टनर थे, ठीक है। अब मैंने पूछा था, बताओ बाबू सोना जादू टोना में से के साथ में एक और भी आगे छुई मुई, बोली मैं पार्टनर बनूंगी, बोले बन जा, आजा। अब छुई मुई पार्टनर बन गई, तो बताओ बेटा, पहला प्रश्न, क्या छुई मुई जिस दिन उसने ज्वाइन किया उससे पहले फर्म की जितनी भी लाइबिलिटी थी, जितने भी लाइबिलिटी थी, जितने भी लॉसेस थे, क्या उसमें कंट्रीब्यूट करेगी? बताओ हाँ है ना? बताओ, बिफोर द एडमिशन क्या वो लायबल है? बताओ, ए न्यू पार्टनर, क्या एक नया पार्टनर, ए न्यू पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन? बताओ। नो 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 नो, सबका रिप्लाई है नो। हाँ, मैं गाना थोड़ी गा रहा हूँ, चैट पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे। हाँ, ओके। तो न्यू पार्टनर क्या बोलेंगे? सर नया पार्टनर लायबल नहीं होता, नॉट हेल्ड लायबल, उसकी लायबिलिटी नहीं बनती। बेटा ये पार्ट मैंने क्लास में पूरा डिटेल में लिखवाया था, अभी मैं शॉर्ट में चार्ट फॉर्मेट में करवा रहा हूं रिवीजन पार्ट में, ठीक है। ओके, सुनो, नॉट हेल्ड लायबल कब के लिए? बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, बिफोर हिज एडमिशन, अपने एडमिशन से पहले के लिए वो लायबल नहीं होता, याद है? अच्छा, अब अगला प्रश्न मेरा इसी पे, खत्म नहीं हुआ, पूछ रहा हूं। अगला बताओ मुझे, नेक्स्ट बताओ। लेकिन सोचो, अगर कोई पार्टनर जो फर्म में नया आया था, एक पार्टनर जो फर्म में नया एडमिट हुआ था, उसने एडमिशन के टाइम पर, उसने एडमिशन के टाइम पर बाकी पार्टनर के साथ में अग्री किया था कि वो पहले वाले लॉस के लिए लायबल होगा, वो पहले वाला लॉस शेयर करेगा। अब बताओ, मैं इस कंडीशन के साथ में आ रहा हूं कि हाँ, मैं तुम्हारी फर्म में जितने भी मेरे एडमिशन से पहले लॉस हुए हैं, जो भी लायबिलिटी बनती है, एक्सपेंस हुए हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। नाउ प्लीज टेल मी, क्या मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आफ्टर एडमिशन? बताओ। इफ अग्रीड, अगर मैंने अग्री किया था एडमिशन के टाइम पर, तो क्या मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, यस और नो? बहुत बढ़िया, प्रभांशु, ओम प्रकाश, लाजवाब, जतिन, प्रिया, मिताली, रिया, मोहित, कौशल, दिव्यांश, चितरंजन, बरका, पार्थ, श्रीबस्ता, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर इज यस। ऑलवेज रिमेंबर, इफ अग्रीड, अगर एक नया पार्टनर अग्री करता है टू शेयर इन, टू कंट्रीब्यूट इन दी लायबिलिटी, तो याद रखना वो लायबल है, यस ही इज लायबल, यस ही इज लायबल, उसकी लायबिलिटी बनती है। अभी खत्म नहीं हुआ, एक और पूछूं फिर खत्म होगा। अगला बताओ, सोचना, मैं नया पार्टनर बन के आया था, मैं नया पार्टनर बन के आया था फर्म के अंदर, ठीक है। मैंने तुमसे अग्रीमेंट भी किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी फर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करूंगा फॉर द प्रीवियस लॉसेस या प्रीवियस लाइबिलिटीज के लिए। अब अगर मैं नहीं कर पाया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो आफ्टर एडमिशन मैंने मना कर दिया, भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी पॉकेट खाली पड़ी है, टेल मी, जवाब दो मुझे, क्या ऐसे केस में तुम्हारी फर्म मेरे पे केस डालकर मुझसे वो पैसा ले पाएगी? जवाब दो, बताओ। क्या अदर पार्टनर्स में फाइल शूट अगेंस्ट हिम और नॉट? जीनत, प्रिंशु, नंदिनी, खालिद, प्रवांशु, रिया। नो, वेरी गुड मोहित, लाजवाब। मोहित बच्चे का रिप्लाई हमेशा अच्छा आता है, नाइस बेटा मोहित, थैंक यू, अच्छा लगता है मेरे को।
क्वेश्चन अलग कहा गया? खालिद, वेरी गुड। नो शूट कैन बी फाइल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट। याद रखना, केस डालने का राइट नहीं है। अग्रीमेंट कर लिया, देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं दे रहा तो योर फॉर्म कैन नॉट फाइल शूट अगेंस्ट दैट पर्सन। बोलो, याद रहेगा? क्लियर है? ओके, नाइस। मतलब क्या है सर? नो शूट, कोई केस फाइल नहीं हो सकता। कब? इन केस अगर वो मना कर दे, मतलब इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर वो देने से मना कर दे, हाँ करने के बाद भी, तो केस डालने का राइट नहीं है। ये तीन बातें बोलो एडमिशन पे याद रहेंगी आप लोगों को। ये तीन प्रोविजन एडमिशन के रिगार्डिंग याद रहेंगे, लीगल प्रोविजन। क्वेश्चन पूछेगा, इन पे पूछेगा एडमिशन पे, और जो बता रहा हूं उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ओके, आगे आते हैं। चलो आओ भैया, अगला प्रोविजन। आओ, चलो चलो चलो, अगले प्रोविजन पे आता हूं। अब बात आई रिटायरमेंट की। अब पता तो है रिटायरमेंट क्या होता है। रिटायरमेंट, तुझे रिटायरमेंट कहूं या क्या बोलूं? आउटगोइंग पार्टनर, एक पार्टनर जो छोड़ के चला गया, ये बाद में कभी देखते हैं, रिकवर करते हैं। एक पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है ना, रिटायरमेंट ले रहा, मर नहीं गया, रिटायरमेंट लिया उसने। मेरा प्रोविजन बताओ, मेरा लीगल प्रोविजन पूछता हूं, टेल मी बेटा, क्या रिटायरमेंट वाले पार्ट में जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन, अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, तो क्या उस पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होती है? हाँ या ना? टेल मी, क्या रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? यस और नो? इन एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर, वन इज इंग्लिश, अनदर इज वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। वेरी गुड सर। हाँ, ओम प्रकाश, नहीं सर बेटा देना पड़ता है। नो 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 नो, यस देना पड़ता है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि अगर नहीं देगा ना, तो यही बाद में बनेगा पार्टनर बाय एस्टोपल। कहता है पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, नॉट एस्टोपल, होल्डिंग आउट। हाँ, याद रखना। तो पहला क्या है बेटा? रिटायरमेंट पार्टनर करना पड़ता है, मस्ट गिव पब्लिक नोटिस, मस्ट गिव पब्लिक नोटिस, उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू बताओ, अगर किसी पार्टनर ने, अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया रिटायरमेंट के टाइम पे पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो क्या वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा? रिटायरमेंट ले लिया, सुनो ध्यान से, रिटायरमेंट ले लिया, बट पब्लिक नोटिस सबमिट नहीं किया, नहीं दिया अपने रिटायरमेंट का, तो क्या वो फर्म की लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा? वेरी गुड, नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं हो। नो 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 नो, रिप्लाई आ चुका भाई साहब। मतलब क्या लिखूं सर? क्या बोलूंगा? रिमेन हेल्ड लायबल, रिमेन हेल्ड लायबल। उसकी लायबिलिटी किसके लिए? फर्म के लिए रहेगी। कब तक? अनलेस, अनलेस प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, अनलेस प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, अनलेस प्रोवाइड पब्लिक नोटिस। बोलो, क्लियर रहेगा? अच्छा, एक और पूछूं, बताना मुझे, क्या इसी पार्टनर को जो पब्लिक नोटिस नहीं देता, जा तो रहा है बट पब्लिक नोटिस देके नहीं जा रहा, क्या इसी को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हो? हाँ या ना? हाँ, बताओ बताओ, वही यस बेटर व्यवस्था। क्या इसी पार्टनर को बोलते हो तुम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? होल्ड मतलब रुका रहेगा, रोक के रखो उसको, है ना? याद रखना, वो पार्टनर जो पब्लिक नोटिस नहीं देता रिटायरमेंट के टाइम पर, एक्सपर्शन के टाइम पे, दो बात बोलूंगा, एक्सपर्शन रिटायरमेंट टाइम पे, वही पार्टनर कहलाता है बेटा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब जिसने नहीं दिया नोटिस, मतलब नो पब्लिक नोटिस, जिसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उसी को बेटा आप लोग नाम देते हो क्या? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बोलो, क्लियर रहेगा? डन है? तो ये था रिटायरमेंट का पार्ट। नेक्स्ट पे आऊं, अगला पूछता हूं। द नेक्स्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा बेटा? एक्सपल्शन। एक्सपल्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता देता हूं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, तो एग्जाम में क्वेश्चन या तो आएगा रिटायरमेंट के ऊपर, या आएगा एक्सपल्शन पे, आएगा इंसॉल्वेंसी पे, तीन पार्ट पे आता है। बैक टू बैक ट्रेंड्स को देखोगे तो लगातार जो क्वेश्चन पूछा गया वो इन तीन पार्ट में पूछा गया बैक टू बैक के अंदर। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 सुनना भैया पूछता हूं सॉरी बेटा। एक्सपल्शन मतलब क्या होता है? किसी को निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया, निकल जा हमारी फर्म से, दफा हो जाए यहां से, है ना? सुनना ध्यान से बात को। अब क्वेश्चन मेरा समझना क्या होता है, अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जाना है या किया जा रहा है, तो कोई पार्टनर, पहला मीनिंग बताओ मुझे, कोई पार्टनर किसी फर्म से एक्सपेल कब हो सकता है? क्वेश्चन नंबर वन, रिप्लाई करो, बताओ।
चेक करते हो तुम्हें पढ़ा नहीं पढ़ा, रिवीजन कर रहे हो भैया, चेक तो करो कितना आता तुमको। हाँ आराध्या, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट एंड ओनली वन गुड, वेरी गुड, पता गजब है, ऐसा मौका बना है भैया। शालू मिसकंडक्ट, बेटा मिस वो तो रीजन हो गया बेटा। वर्ड मैं पूछ रहा हूं कब निकाला जाएगा, कौन सा प्रोविजन फॉलो होना चाहिए, कैसे निकाल, वेरी गुड मोहित, एग्जैक्टली बेटा। शालू यस आपने आंसर दिया, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं था बेटा वो वाला पार्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्टली याद रखना, एक्सपल्शन, ए पार्टनर, एनी पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फॉर्म, कैसे, बाय मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर अपना सहमति कंसेंट दे, प्लस में गुड फेथ इन द ऑफ द फर्म, और फर्म के लिए अच्छा हो, गुड फेथ ऑफ फर्म, अगर किसी पार्टनर का फर्म से निकाला जाना फर्म के लिए अच्छा हो, रिमेंबर कि वो एग्जांपल लिखा ना, मिसकंडक्ट कर रहा हो, नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसे केस में ही किसी पार्टनर को फर्म से निकाला जा सकता है, छोड़ के नहीं जा रहा, निकाल रहे हो तुम, एक्सपेल कर रहे हो मतलब। और मेजोरिटी का मीनिंग क्या होता है, द वर्ड मेजोरिटी मींस कम से कम 75% वोट पार्टनर के निकालने को लेके हूं, मतलब अगर 75% पार्टनर उसे निकालना चाहते हैं, इन दैट केस बेटा, बोलो क्लियर हुआ, पहला प्रोविजन। दूसरे बात पे आता हूं, अगला प्रश्न एक्सपेल्शन में पूछ रहा हूं, सोचो किसी पार्टनर को एक्सपेल कर दिया गया, किसी पार्टनर को मिलके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ने एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, निकल 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 निकल, लेकिन उस पार्टनर को जिसको निकाला गया उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब अवसर नहीं मिला, चांस ऑफ बीइंग हर्ड, उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला, तो बताओ क्या उसका निकाला जाना वैलिड है या वॉइड है, टेल मी बताओ। हाँ वेरी गुड आराध्या, बहुत बढ़िया। टेल मी टेल मी टेल मी, अगर किसी पार्टनर को फर्म से निकाल रहे हो और उसका निकाला जाना, उसको आपने चांस ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, सुनवाई का मौका नहीं दिया, अपना बात रखने का मौका नहीं दिया, वेरी वेरी गुड सब। मोहित नोट बेटा, हाँ इसे नल और वॉइड बोलते हैं, वॉइडेबल नहीं कहते क्योंकि वॉइडेबल वाला केस सिर्फ 5 केस में होता है बेटा, रिमेंबर, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, 5 केस में होता है बेटा, ठीक है। हाँ तो क्या बोलेंगे, मतलब क्या बोलूं, इफ नो, इफ नो चांस ऑफ बीइंग हर्ड, इफ नो चांस ऑफ बीइंग हर्ड, अगर आपने उसको नहीं दिया मौका, सुनवाई का मौका, अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया, तो क्या रखेगा, सच एक्सपल्शन इज नल, भी मिल सकता है या वॉइड, बोल नल और वॉइड, एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड ऑलवेज मींस द सेम व्हिच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, इज नॉट एंड वॉइड, बोलो क्लियर हो गया। चिराग वेरी गुड बेटा, अरे चंदन वेरी गुड बेटा, डन है। अगला प्रोविजन खत्म नहीं हुआ, अभी पूछूंगा और, अगला पार्ट बताओ मुझे, चलो निकाल दिया, अब बताओ किसी पार्टनर को एक्सपेल कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया और उसका निकाला जाना गुड फेथ में नहीं था, नॉट इन गुड फेथ, नॉट इन गुड फेथ ऑफ द फर्म, तब भी क्या ये नल और वॉइड ही रहेगा, वैलिड रहेगा, चेक करो अब देखता हूं, बताओ बताओ, किसी का निकाला जाना फर्म के लिए अच्छा नहीं था, बताओ, अच्छा वाला काम करा तुमने तो पर्सनल दुश्मनी में निकाल दिया उसको बाहर, फर्म से धक्के देकर निकल 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 निकल, वेरी गुड, अगेन दैट इज नल और वॉइड गाइस, एक्सपर्शन इज नल और वॉइड। अच्छा अगला पार्ट खत्म नहीं हुआ भैया, पूछूंगा, गारंटी है जितना बता रहा हूं उससे बाहर एक पार्ट भी नहीं मिलेगा तुमको इसके ऊपर, एकदम चिल होके जाओगे, सुन लो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट पूछता हूं, जवाब दो बेटा मुझे, एक्सपेल किए पार्टनर ने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मतलब एक्सपेल्शन हो गया, बाहर निकाल दिया उसको, बट उस पार्टनर ने, एक्सपेल्ड पार्टनर ने नॉट प्रोवाइडेड पब्लिक नोटिस, नॉट प्रोवाइडेड पब्लिक नोटिस, उसने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया अपने एक्सपल्शन का, अपने निकाला जाने का, तो क्या वो फर्म के लिए लायबल होगा, बताओ, या वो लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, टेल मी, क्या फर्म के लिए लायबल होगा या लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से तुम बोलो, आई नीड द आंसर, बताओ बताओ बताओ, हाँ मोहित, ही हैल रिमेन लायबल फॉर हिम, कौशल लायबल होगा, वेरी गुड, जल्दी बताओ, लायबल 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 लायबल, वेरी गुड, रिबस्ता, पार्थ, कौशल, मोहित, करेक्ट है, चिराग वेरी गुड, आराध्या यस बेटा, याद रहेगा, ही रिमेन हेल्ड लायबल, तो जैसा प्रोविजन रिटायरमेंट में था वैसा इसमें भी है, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो,
निकाला जाने का, कि तुम्हें निकाल दे, खुद ही देगा, हाँ खुद देगा बेटा, अपनी बेइज्जती अपने हाथों से करवाएगा। मुझे निकाला गया इस फर्म से, मुझे फर्म से निकाला गया, लो मेरा पब्लिक नोटिस ले लो, रिमेंबर। और नहीं देगा तो लायबल है गाइस, ध्यान देगा। और ये बन गया हमारा 3 प्रोविजन, बोलो क्लियर है, डन है। अब आऊं इंसॉल्वेंसी पे आऊं, बताओ बताओ बताओ, चले। 1 2 3 है ना, आगे आता है, चलो नेक्स्ट पे आता हूं। अगला है इंसॉल्वेंसी एंड डेथ, वो भी देख लेते हैं, है ना, आओ। तो पहला कौन सा है, इंसॉल्वेंसी और डेथ। तो नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी। तो गाइस ये तो याद होगा, इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या सिखाया था। हाँ सर, क्या इंसॉल्वेंसी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी पर्सन की डेट, अमाउंट ऑफ डेट एक्सीड अमाउंट ऑफ असेट्स, इतना काफी है, बताओ। द अमाउंट ऑफ डेट ऑफ ए पर्सन एक्सीड द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, इतना काफी है, असेट्स ज्यादा हो जाए उससे, बताओ, टेल मी। हाँ ना, इतना नहीं, और क्या है, एंड क्या, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। जुडिकेशन वर्ड बना जुडिशरी से, पता है ना, हाँ जुडिकेशन। जुडिशियल कोर्ट से अगर उसे ऑर्डर आ जाए, एडजुडिकेशन ऑर्डर का मतलब ही होता है बेटा इंसॉल्वेंसी ऑर्डर, याद रखना। तब जाके वो क्या बनता है, तब जाके किसी पर्सन को क्या बोलते हो आप इंसॉल्वेंट कहते हो, बोलो क्लियर है। अच्छा बात बताओ, क्वेश्चन ये है, अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो क्या इंसॉल्वेंसी के अंदर पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बताओ सोचो। इफ देयर एनी रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड द पब्लिक नोटिस बाय द पार्टनर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, वेरी गुड, yes no yes no 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 एग्जैक्टली, मतलब नो। भैया कोर्ट का ऑर्डर खुद में एक नोटिस है भाई, कोर्ट का ऑर्डर खुद में एक नोटिस है, क्यों रहेगा नोटिस, तो नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड, नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड, पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा बताओ, क्या उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, पूछना ध्यान रखना, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म के लिए यूज किया जा सकता है, टेल मी, अब आएगा मजा। क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को, असेट्स को यूज किया जा सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, फर्म का शेयरिंग नहीं बोल रहा हूं, हाँ गलती नहीं करने का, पर्सनल प्रॉपर्टी ना कि फर्म का हिस्सा। यस 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 नो यस यस यस, सोच लो। यूज टू पे द डेट एंड रिमेनिंग विल बी, यस वेरी गुड, आराध्या ने दिया अच्छा रिप्लाई। पहले उसकी पर्सनल लायबिलिटी पे करेगा, याद रखना, ऑफिशियल रिसीवर, फिर देगा फर्म का, याद रहेगी बात। मतलब द पर्सनल असेट्स विल नॉट बी हेल्ड लायबल इनिशियली, स्टार्टिंग लायबल नहीं होती, पहले किसी पर्सनल असेट्स से जो थोड़ी बहुत होंगी बेचकर, पहले पेमेंट किसकी होगी, पेमेंट होगी उसकी पर्सनल लोन की, पर्सनल लायबिलिटी, उसके बाद पेमेंट होगी किसकी, फर्म की, याद रखना बेटा। डायरेक्टली फर्म में यूज नहीं कर सकते उसको आप, क्लियर रहेगा। हाँ इसको ऐसे याद रखना, डन है। ओके आगे आओ, नेक्स्ट पे आता हूं, लास्ट इज डेथ वाला केस, सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर कौन सा है, बताओ भैया। क्या मरने की डेफिनेशन होती है कोई, कि हाँ इसको मरना बोलते हैं ऐसा, बताओ, है कोई बंदा मरा हुआ तब क्या उसकी मुंडी ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, टेल मी। यस बेटा बरका वही करता है, द पर्सन इज टर्म्ड ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं उसको, यस। टेल मी टेल मी टेल मी, बताओ बताओ बताओ। डेथ वाले केस में क्वेश्चन मेरा, कि डेथ वाले केस में legal representative, the legal representative of the deceased person will be held liable toward the firm or not, बताओ। The legal representative of the deceased person, deceased partner will be held liable toward the firm or not, क्वेश्चन है मेरा, बताओ, जवाब दो, जवाब दो, बोलो, बोल बेटा बोल, हाँ गुमसुम है क्यों नहीं, याद रखना सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेनिफिशियरी होता है भाई, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आपके पास में लायबल नहीं होता, नॉट बी हेल्ड लायबल, नॉट बी हेल्ड लायबल, और ना ही उस डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी यूज सकती है, डिजीज, द स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन, सेम केस यहां पर है, द स्टेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज पार्टनर जो मर गया,
दिस इज पार्टनर, क्या बोलूंगा, विल नॉट बी हेल्ड लायबल, नॉट बी हेल्ड लायबल। जिसको पैसा लेना ऊपर चले जाओ, ठीक है, ओके डन। वेरी गुड बेटा, नो 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 नो। यहाँ distribution firm, अरे देखा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म बट प्रॉपर्टी, हाँ यस बेटा, वो तो कर लेंगे कंटिन्यू मरने के बाद तो, यस। दोबारा चलाने का मतलब क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा चलाया, स्टार्ट किया, ठीक है, डन। एंड दिस इज गाइस, ये टॉपिक था हमारे पास में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। ये खत्म हो गया, ये खत्म बेटे, खत्म। क्या नेक्स्ट पे आ जाऊं? तो मैंने कहा था ना लिस्ट में, हमने बेसिक कर लिया, हमने टू पार्टनरशिप कर लिया, हमने अपने पास में देखो कौन कौन सा कर लिया, हमने ये वाला पार्ट रिवाइज कर लिया, हमने टाइप ऑफ पार्टनर भी हम बात कर रहे हैं, हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, लीगल फॉर्म वाला पार्ट भी कर लिया। अब मैं क्या इस पार्ट के ऊपर आऊं? टाइम देखते हैं मेरे कितना बचा है, 38, ठीक, ओके। तो ये वाला पार्ट तो मैं फिर कल वाली क्लास में लूंगा, कौन सा, नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पार्ट, और लूंगा डिसोल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूं, मैं बात करता हूं आपसे इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और टाइप ऑफ पार्टनर लूंगा कल। अभी ले लेता हूं मैं कौन सा, इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला पार्ट करें, ठीक है, ट्रांसफर ले लूंगा, कल लूंगा बेटा वो, ठीक है, ओके। चलो, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही बोल रहे हो ना, ठीक है, करा देंगे, ओके। सुनो सुनो भाई लोगों, अगला प्रोविजन, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है। बरका बेटा कंपनी एक्ट वाले पार्ट में रिवाइज कराऊंगा, इसके बाद मैं कंपनी एक्ट उठाने वाला हूं, वहां करा दूंगा रिवाइज, डोंट वरी, ठीक है, ओके। हाँ, ओके, आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, चलो 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 भैया, आओ। डायरेक्टर वाला पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट है बेटा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, आओ नेक्स्ट पे आता हूं, चलो चलो। लीजिए बेटा एक और चार्ट बनाओ, एक और चार्ट बनाओ इम्प्लाइड अथॉरिटी का, इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या कोई चुन्नू मुन्नू प्यारा सा बच्चा है जो मुझे बताएगा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? टेल मी, क्या कोई चुन्नू मुन्नू है, राजा बेटा कोई है यहाँ पे, राजा बेटा या बेटी कोई है जो बताएगा मुझे कि इम्प्लाइड अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? बताओ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी? ओके, ड्यूटी ऑफ पार्टनर में तो हम सीख चुके थे कि एक पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, बट क्या मुझे बताओगे इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? इम्प्लाइड वर्ड है, मतलब एक्सप्रेस नहीं, बोलकर लिख कर नहीं कहा गया। हाँ शालू, बहुत बढ़िया बेटा, डीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा सर, एक क्लियर है, दूसरा और खड़ा हो गया कंफ्यूजन में। सुनो ध्यान से बात को, जब भी आप लोग सुनो प्लीज, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। जब भी, हाँ राजा बेटा बेटी तो है नहीं यहाँ पर, कौशल नालायक बेटा तो है ना, नालायक तू, ये नालायक, सुन ध्यान से। हाँ बेटा गौरव, एग्जैक्टली, गर्व, वेरी गुड बेटा। अब मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से बात को, क्योंकि हम लोग पढ़ते चलते हैं, क्लैरिटी लेके नहीं चलते, कंसेप्ट भी होते हैं यहाँ भी, क्लैरिटी लेनी पड़ती है बेटा लॉ में भी। तो जिनके बारे में, जिन ड्यूटीज को, जिन ऑब्लिगेशन को लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, उन्हें बोलते हैं एक्सप्रेस ड्यूटी, दैट मींस कॉल्ड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। बट ऐसी ड्यूटीज जो कि फुलफिल करनी मैंडेटरी है लेकिन लिखी नहीं गई, बहुत सारी हो सकती है, और भी हो सकती है, इसलिए उनको बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब सुनो क्या होता है, व्हाट इज द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स? हर बच्चा सुन ले, ध्यान से बोल रहा हूं मैं इस टाइम पे, व्हाट इज द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स? तो याद रखना, एवरी पार्टनर इज हैविंग एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म to its greatest common advantage and to use the name of the firm in each and every dealing। क्या बोला मैंने, सुन लो क्या बोल रहा हूं बेटे। हर एक पार्टनर के ऊपर एक डी मतलब होती है अथॉरिटी, कौन सी, कौन सा पहला है, टू कैरी ऑन द बिजनेस, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि वो फर्म के बिजनेस को क्या करे, चलाए, कैरी करे, कैसे, टू इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है पहुंचाए, जितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है पहुंचाए, पहला बात तो ये। नंबर टू क्या है, नंबर टू, टू यूज द नेम ऑफ द फर्म, टू यूज द नेम ऑफ द फर्म। तुम्हें कहीं पे कुछ कहा गया हो या ना कहा गया हो, तुम्हें बीइंग ए पार्टनर हमेशा फर्म का नाम यूज करना है। तुम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें पर्सनल नाम यूज नहीं करना। जहां तुमने एक फर्म के काम में पर्सनल नाम यूज किया, दैट मींस आपने फर्म की इंप्लाइड अथॉरिटी को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। बोलो क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा?
तो याद रखना, फर्म का नाम यूज करना हर चीज के अंदर, खासकर कॉन्ट्रैक्ट में, डीलिंग में, प्रॉपर्टी सेलिंग में, बाइंग सेलिंग में आपको यूज करना होता है। और ये दोनों मिलके बनती है इसकी पार्टनर की क्या, इम्प्लाइड थ्योरिटी। बोलो क्लियर है? अब मेरा प्रश्न है अलग से, सुनना ध्यान से, रिप्लाई करना, पूछता हूं बेटा मैं। मुद्दा क्वेश्चन ये आता है कि बताओ सर, वैसी कौन कौन सी इम्प्लाइड थ्योरिटीज हैं। सुनना, बात करता हूं, ये तो हो गया क्लियर, होती क्या है। मुद्दा क्वेश्चन है एक्सेप्शन के ऊपर बेटा, कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर कहा जाएगा। अब मैं पूछूंगा, ध्यान रखना, तैयार हो जाओ, सीट की पेटी बांध लो, पूछने वाला हूं बेटा। हाँ जी। हाँ, वेरी वाला दिया, कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे कहा जाएगा कि पार्टनर ने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी फुलफिल नहीं की। मतलब ये बेटा, कि ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, कि आपने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी तोड़ दी, आपने तोड़ दिया, दिल के टुकड़े, है ना, टुकड़े कर दिए बेटा, दिल तोड़ दिया फर्म का। अब सुनो कब तोड़ दिया, अब पूछूंगा, बताना, रिप्लाई करना फटाफट से। पहला बताओ, अगर एक पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर, सुनना ध्यान से बात को, हमारी पूरी फर्म है, अब मैं एक पार्टनर की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी पार्टनर फर्म के झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को सबमिट कर दे टू द आर्बिट्रेशन, व्हाट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन हियर, द कोर्ट व्हिच डील्स विद द डिस्प्यूट ऑफ द पार्टनरशिप, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट। वेरी गुड बेटा। नाउ प्लीज टेल मी, बताओ मुझे, सबमिशन ऑफ शूट, अगर कोर्ट को सबमिट द डिस्प्यूट, झगड़े हो रहे थे फर्म में, बताओ घर में अगर कभी झगड़े हो जाएंगे, तो क्या बिना झगड़ों को सोल्व किए आप सीधा कोर्ट पहुंच जाओगे, को पुलिस में जाओगे, पुलिस में, जी घर में झगड़ रहे, पापा को जेल में डाल दो, ऐसा, मम्मी को डाल दो, ऐसा, नलायक को नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्प्यूट को सबमिट करना, कैसे, डिस्प्यूट टू दी आर्बिट्रेशन। अगर आप कोर्ट के अपने घर के झगड़ों को सबमिट करते हो, मतलब इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में बिना पार्टनरशिप डीड को चेक किए, बिना सॉल्यूशन निकाले, अगर कोई पार्टनर फॉर्म के जगह सबमिट करता है, तो क्या बोलोगे, क्या उसने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी फुलफिल की या ब्रीच कर दिया? बताओ। वेरी गुड, ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, नंबर वन क्लियर है। नंबर टू बताओ, पूछना, जवाब दो बेटा। क्या अगर किसी पार्टनर ने, अगर बस सोचो ध्यान से, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ने किसी थर्ड पार्टी पर केस डाल रखा था, सुनना, हाँ भाई को जेल में डालो घर का, सुनो नालायको, आपकी पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पार्टी पे केस डाल रखा था, और तुम जाके अकेले, तुमने बिना फर्म को बताया, इसको बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तुम फर्म के बिहाफ पे जाके कोर्ट में जाके बोलते हो कि हमें केस नहीं करना, हमें हमारा केस वापस कर दो, हम केस विड्रॉ करते हैं। बताओ, विड्रॉल ऑफ शूट, अगर आप किसी केस को पर्सनली, ये सारी बात इसके लिए हो रही है पता है, एक पार्टनर को लेके, कि पार्टनर तो बहुत सारे हैं, अकेला, बाकी को पता भी नहीं है, अकेला काम कर रहा है वो, तो विड्रॉल ऑफ शूट, अगर कोई केस आप वापस लेते हो, वो भी कौन सा, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर, जबकि आपने फर्म ने आपको परमिशन दी भी नहीं है, बताओ, उस केस में बताओ क्या होगा, ब्रीच ऑफ एम्प्लॉय अथॉरिटी, याद रहेगा। हाँ जी। दूसरा बताओ, आप बताओ, आप कोई केस या विड्रॉल सरेंडर करते हो, रेलिंक्विश बोलते हैं इसको, आई कैन यूज द वर्ड विड्रॉल ऑफ क्लेम, तुम्हारी फर्म किसी से पैसा मांगती थी, ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने उस क्लेम को सरेंडर कर दिया कि नहीं चाहिए हमें पैसा। बताओ, टेल मी, अगर तुम्हारी फर्म किसी से पैसा मांगती, तुम जाके बोले हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा चलकता ही नहीं है, हम क्लेम माफ करते हैं। नाउ प्लीज टेल मी, अगर तुम अपनी फर्म के बिहाफ पर क्लेम माफ कर दे रहे हो, तब भी क्या बोलोगे, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये भी एक नलायक ही है बेटा कौशल, वेरी गुड। कौशल नलायक नलायक को पहचानता है बेटा, यस, समझ रहे ध्यान से, वेरी गुड नलायक। आ जाओ, नेक्स्ट पे आता हूं, अगला पार्ट बताओ मुझे। अगर मान लो कोई पार्टनर, अब फर्म का अकाउंट है, मुझे बोले काम करो, फर्म का अकाउंट खोल के आना है, मतलब ठीक है, अब फर्म के बिहाफ पर, कि पूरे फर्म का अकाउंट अगर मैंने अपने पर्सनल नाम से ओपन कर लिया, और ओपन बैंक अकाउंट इन द बिहाफ ऑफ द फर्म, बताओ, अगर मैं, फर्म का बैंक अकाउंट था, फर्म का तो नहीं खुलवाया, अपने पर्सनल अकाउंट को खोल लिया, बताओ, टेल मी, पर्सनल नेम से अगर अकाउंट ओपन करता हूं, बताओ बेटे बताओ, तब भी क्या बोलोगे, क्या मैंने अपनी इम्पेरिटी फुलफिल की, नहीं की? बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आता हूं, अगला बताओ, जवाब दो मुझे। सर एडमिट द लाइबिलिटी, अब बताओ, एडमिट द लाइबिलिटी, किसी ने, किसी थर्ड पार्टी ने हमारी फर्म पे केस डाल रखा था, सुनना, किसी थर्ड पार्टी ने हमारी फर्म पे केस डाल रखा था,
और मैं कोर्ट में जाके बिना बाकी पार्टनर को बताए कोर्ट में जाके बोलता हूं हाँ हमारी गलती है, हाँ हम सबकी गलती है। अब बताओ, टेल मी, एडमिशन, एडमिट ऑफ ए शूट, एडमिट दिल गिल्टी, आप गिल्टी एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ हम दोषी हैं, बताओ बताओ क्या होगा? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। बोलो क्लियर हुआ? नाइस, वेरी गुड सर। आईसीआई भी हो रहा है, नालायक कौशल, तभी तो बोल रहा हूँ, अभी तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तुम्हारी याद हो जाएंगे तुम्हें ऑटोमेटिक। आगे आओ। अरे बात बता, और पूछता हूँ, फॉरेन के बिहाफ पर अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मतलब एक्वायर और एक्वायरिंग दी प्रॉपर्टी, आई कैन यूज एक्वायर करना मतलब परचेज करने को बोलते हैं, परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, क्या ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अगला बताओ, नेक्स्ट बताओ, बताओ जो बता रहा हूं उनसे बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी है, बस इनके रिप्लाई कर दो मुझे आप इस टाइम। बताओ, अगला बताओ, फॉरेन की कोई प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म ने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, लैंड थी, बाकी सामान था, मैंने बिना किसी पार्टनर को बताए बेच दिया। टेल मी, बताओ, सेल और ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट या प्रॉपर्टी, सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बताओ, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर बेच दिया और पैसा गया मेरी पॉकेट के अंदर, फर्म को पैसा नहीं दिया, अपनी जेब में डाल रहा हूं मैं। टेल मी, बताओ क्या? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। लास्ट बताओ, फर्म को पता भी नहीं है और मैं किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ में अग्रीमेंट कर रहा हूं, अग्रीमेंट विद अनदर पार्टनरशिप फर्म, अनदर पार्टनरशिप फर्म, मतलब अपनी फर्म के नाम पर डीलिंग कर रहा हूं कि मेरी फर्म तुम्हारी पार्टनर बनेगी, अब से हम दोनों की फर्म पार्टनरशिप फर्म बनेगी। बताओ, क्या बिना बाकी पर्सन को, पार्टनर को बताए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अपनी फर्म के बिहाफ पर? हाँ सर, आप ऐसा नहीं करोगे, सेल्फिश इसलिए आपके ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं। वेरी गुड, एग्जैक्टली, हाँ क्वेश्चन लायक, नहीं समझ में आ गया। तो गाइस, दिस इज टॉपिक और टर्म टेस्ट ये बोलते हैं ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो आज ये पार्ट खत्म हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस, आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, a student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।